जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 6। लेक्चर 5 के अंदर हमने फ्लक्स के बारे में बातचीत कर ली थी और एक सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया था, उस सवाल को अभी हम डिस्कस करेंगे। जो आपको होमवर्क मिल रहा है, जो मतलब लेक्चर के बाद जो होमवर्क मिल रहा है, वो आपको दो चीज़ों से मिल रहा है। एक प्रैक्टिस शीट से मिल रहा है आपको और एक आपके पास क्वेश्चन बैंक है। जो क्वेश्चन बैंक था उसकी एक्सरसाइज 1 हम करेंगे, मतलब क्या क्या होमवर्क रहेगा वो पहले बताया था। एक तो क्वेश्चन बैंक है उसकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे और जो प्रैक्टिस शीट है उसके अंदर वो हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक की एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कंप्लीट के। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप वहां से देख के उसको प्रोसीड कर सकते हैं। जो भी अच्छे सवाल है सबके सॉल्यूशन उसके अंदर है और जो प्रैक्टिस शीट है उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें यह बताया गया था कि यहां पे एक चार्ज q है और यहां पे एक चार्ज -9q है। ओके, और ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब जब इस तरफ आपके पास EFI होगा तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके जस्ट पास में देखा, इसके बिल्कुल पास में अगर आप देखेंगे तो ये इसी चार्ज की वजह से जो EFI होगा वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि इतना पास है कि इसकी वजह जो KQ/R² होगा तो R इतना छोटा होगा कि इसका EFI बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस। मतलब जब आप इस वाले पॉइंट पे देखें तो EFI दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी EFI है, इसकी वजह से भी EFI है, पर इसके बिल्कुल पास में अगर आप देखें तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, उसका डोमिनेट करेगा नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक। तो हमने इसकी वजह से देखा तो मुझे समझ में आया जस्ट इसके पास में इसकी वजह से EFI इस तरफ होगा। क्लियर? इसकी वजह से भी इसी तरफ था पर वो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिल्कुल पास में इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो ये वाली डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। और बिल्कुल पास में किसको टेंड कर रहा होगा? EFI इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, मतलब सर ग्राफ यहां से शुरू होगा। क्लियर? अब आप यहां पे चलिए, इसके जस्ट पास में अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे EFI किस तरफ है? इस तरफ है। आप पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को रखिए EFI देखने के लिए, तो इस तरफ फोर्स लग रहा है और ये डायरेक्शन कैसी है आपके पास? पॉजिटिव है, मतलब यहां पे जो EFI होगा वो इस तरफ है और वो पॉजिटिव है आपके पास में, तो ये वाला ग्राफ भी ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और जस्ट पास में वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी आपके पास, तो ये वाला भी कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। इतना चमक रहा है आपको? सर जी इधर भी इन्फिनिटी होना चाहिए, इधर भी इन्फिनिटी होना चाहिए। अब जब यहां से ऊपर जाएगा तो ऐसे करके जाना पड़ेगा, यहां से कुछ नीचे। अब हम ये देखते हैं बीच में इस लाइन को कट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए इस लाइन को कट तब करेगा जब EFI की वैल्यू 0 होगी। अगर आप इस एक्सिस पे देखेंगे तो इस एक्सिस पे अगर कभी भी कट कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जहां पे कट किया है उस पॉइंट पे EFI की वैल्यू 0 है। पर आप सोच के देखिए, हम इस पूरी लाइन के लोग यहां से लेके यहां तक, इस वाले चार्ज की वजह से EFI इस तरफ है, इसकी वजह से भी EFI इस तरफ है, तो E नेट कभी भी 0 हो सकता नहीं है। मतलब इसको टच तो नहीं करेगा, मतलब इसको टच नहीं करेगा, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, ये कर्व ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे बनेगा। पर अभी ये डाउट आ रहा है, सर ये जो पॉइंट है जहां पे EFI मिनिमम होगा वो मिड पे होगा क्या आपकी बात? जैसे इससे पहले जब दोनों चार्जेस आपके पास में Q और -Q थे, उस टाइम पे जो मिनिमा वाला पॉइंट आया था वो L/2 पे आया था। अब की बार ये मिनिमा L/2 के इधर आएगा कि इधर आएगा, वो कैसे चेक करेंगे? वो आपको मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा। हम उसको देखते हैं, फिर हम देखते हैं भी ये ग्राफ का जो मिनिमा है वो किस तरफ बनाना है। तो मैंने बोला कि यहां पे जो बीच की पोजीशन पे जो EFI होगा, इस वाली बीच की पोजीशन पे, उसको लिखते हैं हम EFI कितना हो? KQ/x²। इसकी वजह से यहां से कुछ किसी पॉइंट पे x दूरी पे जाके EFI निकाला हमने, इसकी वजह से कितना हो? KQ/x²। इसकी वजह से इस तरफ ही होगा और ये डिस्टेंस कितनी है तेरे पास? L-x। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा तेरे पास? +K9Q डिवाइड बाय L-x का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां पे जो EFI है इसकी वजह से इस तरफ और इसकी वजह से भी इस तरफ, दोनों को आपने जोड़ दिया, ये भाई साहब क्या आ गया आपके पास? E नेट। दिस इज नेट EFI। इज इट क्लियर? बीच की ड्यूरेशन के अंदर मैंने लिखा। अब हम क्या चाहते हैं? अब हमें मिनिमा चाहिए, हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे EFI मिनिमम होगा, क्योंकि तभी तो वहां पे ये वाला आपके पास जो एंड पॉइंट है या फिर जहां पे स्लोप 0 है, ये मिनिमा है, वो मिनिमम वहीं पे मिलेगा जहां पे EFI मिनिमम होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं फॉर E नेट मिनिमम, फॉर E नेट क्या हो जाए आपके पास? मिनिमम हो जाए। और E नेट को मिनिमम करने के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा? DE नेट डिवाइड बाय DX किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो हम इसे करके देखते हैं। ये अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना बनेगा? -2KQ डिवाइड बाय x³। इसको कीजिए आप तो कितना बनेगा आपके पास? दिस विल बी -2K9Q डिवाइड बाय L-x का होल क्यूब। फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक माइनस आएगा तो नेट प्लस बन गया।
समझ में आ रहा है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से 2k ये सब साफ हो गया। तो अगर आप इसे प्रोसीड करते हैं, इसको आप इस तरफ लेके चले जाइए, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, l माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 9 टू द पावर 1/3। हम कर क्या रहे हैं, हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पे इस वाले के बीच में EFI मिनिमम होगा। यार इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू 2 के आसपास आएगी, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है आपके पास 8, तो 2 से थोड़ा बड़ा आएगा, मतलब 2.1 के आसपास आएगा। तो 2 मान लेते हैं एक बार, हमें तो एग्जैक्ट नहीं चाहिए ना, हमें तो आइडिया लेना है कि भाई साहब जो l/2 है, जैसे ये पूरी लेंथ अगर आपके पास में l है, तो ये जो मिनिमा है वो l/2 के इस तरफ है कि इस तरफ है, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा उसे किस तरफ है। तो हमने इस 9 टू द पावर 1/3 को 2 मान के चल लेते हैं ना। तो मैंने बोला x l माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, l/3 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर। तो मतलब जो मिनिमा लाई कर रहा होगा वो यहां से कितनी दूरी पे लाई कर रहा होगा, l/3 दूरी पे लाई कर रहा होगा। मतलब जो मिनिमा वाला पॉइंट है वो बीच में नहीं आएगा, वो इस तरफ आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा तेरे पास, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। इसका मिनिमा आपके पास इस तरफ रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। चलो हम पहले इस तरफ कर लेते हैं। इस तरफ वाला अगर आप देखेंगे तो आप कैसे करेंगे, इधर अगर आप चलते हैं EFI के लिए, उनके पहले साफ कर लेते हैं इसको। ये वाला आसान है, वो थोड़ा टफ है, तो पहले ये वाला रीजन कवर कर लेते हैं ना। अच्छा, अगर अब हम देखते हैं यहां पे, इसके यहां पे आप EFI अगर चेक करने जाएंगे तो इसके जस्ट पास में इसकी वजह से जो EFI है वो इस तरफ आएगा, अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज समझ में आ रहा है, जस्ट पास में। और इसकी वजह से यहां पे किस तरफ आ रहा है, इस चार्ज की वजह से यहां पे इस तरफ आ रहा है। मतलब इस वाले रीजन में दोनों चार्जेस की वजह से जो EFI की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब ये बताओ कि इसके जस्ट पास में तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और इसके जस्ट पास में जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी, और डायरेक्शन ये है तो माइनस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा। ठीक है। अब आप ये बताइए, इस पूरी इस तरफ अगर आप जाएंगे तो दोनों की वजह से, एक की वजह से EFI इस तरफ है, एक की वजह से EFI इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ। क्या ये कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है क्या यहां पे जहां पे इन दोनों की वजह से कट के 0 हो जाए, मतलब ऐसा पॉइंट मिल सकता है कि जहां पे EFI 0 हो, ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। बिकॉज इस वाले रीजन में अगर आप देखेंगे, सुनना मेरी बात को सही ढंग से, अगर आप इस वाले रीजन में देखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, k 9q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस k q डिवाइड बाय l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे आप। दैट इज k 9q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस k q। अब आप सोच के देखिए, इसका जो ऊपर वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म बड़ा है और ये वाला टर्म छोटा है। इसी कंपैरिजन में ये टर्म भी बड़ी है, जो आपके पास इसमें न्यूमरेटर है वो भी बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमेशा ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। आप इसको देख लीजिए, ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, कभी भी ये इसको ओवरकम कर सकती नहीं है। तो ये समझ में आ गया हमें कि इस वाली साइड में ऑलवेज किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ऑलवेज इफेक्ट ऑफ -9q विल डोमिनेट। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसकी वजह से यहां पे कैसा होगा, सिर्फ आप इसकी वजह से डायग्राम बना दीजिए, वो सही आएगा। तो आप कैसा बनाएंगे, यहां पे शुरू होगा इन्फिनिटी पे और ऐसे जाके कुछ इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, खत्म। यहां पे जो 0 बिल्कुल पास में माइनस इन्फिनिटी में वैल्यू गई, और अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे तो इनका इफेक्ट कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब हम चलते हैं सबसे अच्छे वाले पार्ट पे, इस साइड वाला पार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे EFI का डायरेक्शन कैसा, इसके जस्ट पास में, तो आप बोलेंगे इसके जस्ट पास में आपको दूसरे चार्ज को देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसकी वजह से बता सकते हैं। तो इसकी वजह जो EFI आ रहा होगा दोस्तों, किस तरफ आ रहा होगा, इस तरफ आ रहा होगा। और ये वाली डायरेक्शन कैसी है तेरे पास, नेगेटिव है, और बिल्कुल पास में तो इन्फिनिटी होगा, तो माइनस इन्फिनिटी दिया। क्लियर, मैं सर जी ग्राफ तो यहां से शुरू होगा। अब ऐसा ही बना दूं क्या, ऐसा मेरा मन कर रहा है ऐसा बना दूं, ऐसा बनाया है क्या आप लोगों ने, अगर ऐसा बनाया है दोस्तों वो गलत है। क्यों ऐसा गलत है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे EFI 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वजह से EFI इस तरफ है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से EFI इस तरफ है। यहां पे ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज यहां पे इस वाले रीजन में भी ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में था, पर हर एक पॉइंट पे इसका इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था इससे, तो ये इसको कम करने की कोशिश कर रहा था, इसके इफेक्ट
इस वाले रीजन में -9q के इफेक्ट को ये q चार्ज कम करने की कोशिश कर रहा था पर जीरो नहीं बना पाया, पर यहां पे ऐसा वो कर लेगा बिकॉज ये वाला चार्ज बड़ा है। ऐसा अगर आपको याद होगा तो हमने एग्जांपल किए थे, वहां मैंने पूछा था इस वाले एक्सिस पे कहां पे EFI जीरो है, तो इस वाले रीजन में आया था, यहां पे जीरो नहीं आया था। मैंने पूछा था भी कहां पे चार्ज को रखें, आपको याद है ये बात? तो यहां पे ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे EFI जीरो होगा। तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला ग्राफ यहां से चलेगा, इसको टच करेगा ऐसे, यहां पे जीरो पे पहुंचेगा, और इसकी वैल्यू भी इजीली निकाली जा सकती है। इसको निकालने में कोई बड़ा खेल नहीं है, आप निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। KQ, इसकी दूरी यहां से कुछ x मान लो, KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू K 9Q डिवाइड बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। क्या हो गया आपका, KQ से KQ साफ हो गया, तो यहां से क्या आया, L प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। फाइन, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जो 2x आएगा, 2x इसके बराबर आ जाएगा, L के बराबर आ जाएगा, तो x के लिए कितने है तेरे पास, L/2। तो मतलब यहां पे L/2 पे जाके आपके पास ये कट कर रहा होगा, इस वाले रीजन में नहीं मिलेगा बिकॉज 9q का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। इतना चमक रहा है। अब और सुन मेरी बात को, यार सर अभी ग्राफ ऐसे ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा क्या, हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा क्या? अगर ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा मतलब बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, और इन्फिनिटी पे जब आप चले जाएंगे तो EFI इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा संभव है क्या? अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे, आप बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको ये दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, एक ही जैसा दिखाई देगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप L दूरी पे हैं, जैसे मान लीजिए दो बंदे खड़े हैं, एक बंदा यहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा, उनके बीच सेपरेशन कुछ 1 मीटर है। आप अगर 1000 मीटर या फिर मान लीजिए 3000 मीटर से आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, मतलब देखना नहीं, मतलब आप एक्सप्रेशन ले रहे भाई ये वहां से कितना दूर है, ये वहां से कितना दूर है, तो दोनों दूरी बराबर ही आएगी ना आपके पास। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन मेरी बात। अगर मान लीजिए पास दो बंदे हैं यहाँ पे, इनके बीच का सेपरेशन तेरे पास 1 मीटर, मैं यहां से कुछ 5000 मीटर की बात कर रहा हूं, 5000 मीटर, तो आप क्या बोलेंगे, यहां से इस वाले पॉइंट से भी पहला बंदा कितना दूर है, 5000 मीटर, और दूसरा कितना है, 5001 मीटर। तो आप क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली दोनों 5000 मीटर ही दूर है। तो इन्फिनिटी जाके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, दोनों एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, ऐसा लगेगा ना आपको। तो वहां पे इन्फिनिटी पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे जाके आपको नेट चार्ज कितना पकड़ देते हैं आप, इसका -8q। मेरी बात समझ में आ रही है? और किसी भी चार्ज से अगर आप इन्फिनिट दूर होंगे तो वहां पे EFI कितना होना चाहिए, 0। मतलब सर जो फाइनल इन्फिनिटी पे जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, फाइनल इन्फिनिटी पे वो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब कर्व हमेशा ऊपर नहीं जा सकता, ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर मैक्सिमम पकड़ेगा, फिर ऐसे घटेगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी पे देखें तो इसकी वैल्यू आपको 0 दिखाई देगी। तो ये सवाल बेहतरीन सवाल है। ये इसमें लोग गलती कर बैठते हैं, क्या गलती कर बैठते हैं, पहली बात तो ये मिनिमा लोग सेंटर पे बना देते हैं, दूसरी बात लोगों को सिर्फ ऐसा बना देते हैं इस वाले पार्ट को, पर ऐसा नहीं बनेगा, ये पार्ट बीच में 0 आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर ये वापस घटेगा। तो ये सवाल अच्छा है। एक बार अगर मान लीजिए आपसे नहीं हुआ हो तो आपको क्या करना चाहिए, वापस रोक के अब वापस एक बार खुद सोचिए एक चीज को, देख छापिए मत, आप सबसे पहले आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर खुद से करिए, फिर आप वापस मेरी बातों को सुनिए। अभी तो आपके पास में ऑप्शन है ना, आपके पास कोई सवाल आपको नहीं चमक रहा है तो आप उसकी वापस वीडियो देख सकते हैं, तो आप उसको वापस वीडियो देखिए और इस सवाल को करिए। ये सवाल बेहतरीन है, ये आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारी इसमें सोचने वाली चीजें हैं, तो वो अच्छा सवाल है। अगर आप चाहें तो आप ये वाली डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना कि कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कैसे करेंगे उसके लिए, यहाँ पे EFI का फंक्शन लिख लो, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो, ये भी डिस्टेंस भी आ जाएगी। डन। तो हमारे पास सवाल क्या है, सवाल आपको इस तरह के शेप की गिवन है, ये शेप समझ पा रहे हैं ना, ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे, मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करवा देता हूँ शेप, मेरे साथ बोर्ड पे आप समझ में आ जाएगी बात। ऐसे समझिए आप, ऐसी ऐसी शेप है, ये ऐसा है आपके पास, फिर यहाँ पे ऐसे प्लेन सरफेस है, फिर ऐसा है, इधर चमक रहा है आपको, ये आपके पास शेप है। आपसे क्या बोला गया, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सरफेस है, उन सरफेस से फ्लक्स बताना है आपको। सबसे पहला भिड़ते ही जो पूछा है वो पूछा है EFCB, तो EFCB कौन सा गया, EFCB, ये फेस हो गया, जो स्लैंट फेस है उससे पूछ लिया। तो फिर इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप ये कीजिए, यहाँ पे आप इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, E वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, ये वाला एंगल निकालिए, फिर उसके बाद प्रोसीड कीजिए, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हैं कि सर जी जितनी फील्ड लाइन इस ADFE से पास होगी, जितनी फील्ड लाइन ADFE से पास होगी उतनी सबकी सब फील्ड लाइन इससे भी पास होगी। सही बात है ना, मतलब जो फ्लक्स आएगा आपके पास किससे, इस वाले सरफेस से ADFE से जो फ्लक्स आ रहा होगा वही फ्लक्स किससे आ रहा होगा, EFCB से आ रहा होगा। अब इससे फ्लक्स निकालना आसान है, इससे फ्लक्स कैसे निकालना आसान है, इसके लिए कितने की E0
और ये एरिया कितना होगा तेरे पास, दिस विड्थ को इसको कुछ बी बोल देते हैं ना, ये गिवन नहीं था मैंने दे दिया आपको, बी बोल देते हैं इसको। तो ये कितना आ गया ई नॉट बी इंटू में एच, तो इतने फ्लक्स किससे आएगा ई एफ सी बी से। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब आप साइन देख सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड जितनी फील्ड है उससे उतनी फील्ड है उससे। अब आप देखिए अगर हमसे पूछता है ADEF से, तो फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है, तो जब अंदर एंटर होती है तो फ्लक्स कैसा लेते हैं हम, नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ता है। और अगर आपसे पूछ रहे हैं EFCB से, तो फील्ड लाइन बाहर निकले तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो ये सही है, पॉजिटिव लिख रखा है, ये सही है, इससे आ गया फ्लक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया कितना आपके पास, ई नॉट इंटू में बी एच। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ई डॉट ए लगा के भी आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा फ्लक्स थ्रू ABCD, तो आप सोच के देखिए, आपका सरफेस कुछ ऐसा है, सरफेस कुछ ऐसा है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, सरफेस कुछ ऐसा है, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स आएगा नहीं। कैसे आएगा, एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे है, एरिया ऐसा है, ई ऐसा, एंगल 90 डिग्री, या फिर फील करेंगे तो कोई फील्ड लाइन इससे पास हो रही नहीं है। तो अगर आप बात करें फ्लक्स थ्रू ABCD, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। फ्लक्स थ्रू ABE, इस वाले सरफेस से, यहाँ पे जो ट्रायंगुलर सरफेस बन रहा है ऐसा है, वो सरफेस ऐसा है ना, वो सरफेस, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, फिर भी कोई नहीं आएगा, बिकॉज ई और ए में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू भी 0 है। और पूछा ADEF ADFE बोल देते हैं, बोलना अच्छा FE, ADFE से अगर आप बात करें तो इस सरफेस की बात चल रही है, और इस सरफेस से फ्लक्स कितना है, ई नॉट बी इंटू में एच, पर अंदर एंटर हो रहा है, इस वजह से क्या लिखा आपने, नेगेटिव लिखा। क्लियर, तो ये सवाल आपको एक बार फ्लक्स दिखने लग गया ना भाई साहब, तो आपके लिए सवाल ये सब के सब आसान है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना फ्लक्स के बारे में पढ़ा, कुछ कुछ बातें, इसमें दो चीजें अच्छी है जो हम उन सवालों थोड़ा समझ सकते हैं, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास में कोई भी 3D क्लोज्ड बॉडी है, मान लीजिए कोई भी 3D क्लोज्ड सरफेस है, या फिर आप क्वेश्चन सरफेस उसे बोलते हैं, क्वेश्चन सरफेस क्या है, 3D क्लोज्ड सरफेस हो गया। कोई मान लीजिए 3D क्लोज्ड बॉडी है या फिर 3D क्लोज्ड सरफेस है, अगर आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अगर आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो हमेशा नेट फ्लक्स 0 पास होगा। नेट फ्लक्स कितना पास होगा, 0। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और बढ़िया लंबी चर्चा करेंगे। तो हमने क्या बोला, इफ वी प्लेस 3D closed body, if we place 3D closed body in uniform electric field, then net flux through that body, इससे पहले दोस्त हम किससे निकाले, सरफेस से निकाले, अब किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी से बात कर रहे हैं। नेट फ्लक्स थ्रू दैट बॉडी विल बी 0, और ये चीज बहुत काम की है। कैसे, मैं तो समझाता हूं। जैसे मान लिया हमने एक सवाल किया था, उसमें याद होगा ना, यहाँ पे ऐसे क्यूब बनाया था हमने, क्लियर। अगर आपने यहाँ पे ऐसे क्यूब बनाया था और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, तो आपने इस क्यूब को कहाँ पे रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCDEFGH। तो अगर आप देखेंगे इस क्यूब से, अगर आप बात करें इस क्यूब से पूछेंगे, तो भाई क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास हुआ, तो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो वो क्या बोलेगा, मेरे इस वाले सरफेस से अगर आप फ्लक्स देख रहे हैं, फ्लक्स ABCD से, तो कितना है तेरे पास, ये L मान लेते हैं ना, क्यूब है, L साइड मान लेते हैं, तो इससे कितना है तेरे पास, माइनस ई नॉट एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फ्लक्स एंटर हुआ। और फ्लक्स अगर तू बात करेगा EFGH से, तो वो कितना है, प्लस ई नॉट इंटू में एल स्क्वायर। तो अगर नेट फ्लक्स देखेगा, बाकी सब तो 0 ही है, 2 ही फेसिस से आ रहा है, एक इससे और एक इससे, बाकी सब तो 0 है। तो फाई नेट अगर तू देखे टोटल फ्लक्स इस पूरे क्यूब से, तो कितना है, माइनस ई नॉट एल स्क्वायर प्लस ई नॉट एल स्क्वायर, जिसके लिए कितनी बन गई तेरे पास, 0। सर गणित हो गया, थोड़ा चमक दे रहा, फील करने की। तो ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए तेरे पास एक, ये ऐसे एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे हमने पहले माना था। तो अगर आप देखेंगे फील्ड लाइन जैसे एंटर होगी इसके अंदर, तो ये क्यूब खुश हो जाएगा, या फिर ये क्यूबॉइड है तो खुश हो जाएगा, बोले हाँ मेरे अंदर फील्ड लाइन अंदर एंटर हुई, पर वो फिर से बाहर भी निकल जाएगी। तो अगर आप देख रहे होंगे नेट जितनी आई उतनी की उतनी बाहर निकल गई बॉडी से, इससे जितनी एंटर हुई फील्ड लाइन सारी इससे बाहर निकल गई, तो भाई साहब नेट फील्ड लाइन कितनी हुई, 0 हुई।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉडी से फ्लक्स इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि उससे नेट कितनी पास हुई। बाद में आपको अभी अभी आपको ऐसा लग रहा हो सर फिर तो कभी भी फ्लक्स नहीं आएगा, आ जाएगा फ्लक्स। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप देखेंगे गॉस लॉ में। पर अगर आपके पास में जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी ही बॉडी से बाहर निकल गई तो भाई साहब नेट फ्लक्स कितना होता है बॉडी के लिए? 0। सरफेस की बात अलग होती है, सरफेस के अंदर जितना पास हो रहा है वो बात अलग है, पर बॉडी के लिए ऐसे ही डील करते हैं कि जितना फ्लक्स अंदर जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी उतनी सब बाहर निकल गई तो फ्लक्स कितना होगा? 0। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर फिर तो हमेशा 0 आएगा, नहीं आएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब गॉस लॉ पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये तेरे पास सरफेस होता है ऐसे, यहाँ पे सरफेस है, इसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है ऐसे, ऐसे कोई भी शेप है, मतलब ये एक हेमिस्फीयर ना हो कि 3D क्रॉस स्ट्रक्चर है। ये कैसे समझ तू इसको, जैसे यहाँ पे ये ऐसे ये रिंग हो गया, ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगी ये वाली, और इसके पीछे एरिया चाहे ऐसा हो चाहे हेमिस्फीयर हो चाहे और कोई कर्व हो, ये लाइन ये पूरा कर्व है ना ऐसे। जैसे मान लीजिए दिवाली के अंदर हम वो नहीं छोड़ा करते थे, दिवाली में हॉट बैलून छोड़ा करते थे नीचे आग लगा के, तो वो नीचे रिंग होती है, उसके ऊपर कैसा भी एरिया हो, कैसा भी कोई भी शेप का हो, इधर टिल्टेड हो इधर हो उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो कभी भी पूछे कि इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, मतलब अब की बार ये हेमिस्फीयर ये कोई भी शेप हो सकती है, तो तू क्या बोलेगा, अगर इसकी रेडियस तेरे पास r है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E0 है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो क्या बोलेगा नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए इससे? 0। तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस जितना आएगा प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस विल बी क्या होगा, माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। क्लियर? तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा तेरे पास, E0 इंटू में पाई आर स्क्वायर, बिकॉज प्लेन सरफेस से नेगेटिव आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई कैसी भी शेप हो इसको तू ई डॉट डी से कर ही नहीं सकता, बिकॉज हर एक पॉइंट पे ई और डी में एंगल शेप ही नहीं पता भाई कैसी अजीबोगरीब शेप है आपके पास। तो ये वाली चीज बहुत काम की है। जब आप किसी 3D क्लोज्ड बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसे नेट फ्लक्स कितना पास होता है? 0। देख बॉडी के लिए मैटर करता है फील्ड लाइन आई और बाहर निकल गई नेट 0, पर एक प्लेन के लिए ऐसा नहीं होता भाई। प्लेन में एक ही सरफेस होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, एक खाली सरफेस है, इसमें आना जाना नहीं होता, पर बॉडी में होता है। बॉडी फील्ड लाइन आई बाहर गई, जितनी आई उतनी बाहर चलेगी तो कितना काउंट होता है? फ्लक्स 0। अभी हम फ्लक्स पे और बहुत बढ़िया ढंग से काम करेंगे, बिकॉज गॉस लॉ जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की जान है उसमें फ्लक्स का ही यूज है। क्लियर? अब थोड़ा इसमें लोगों को डाउट रहता है ना, इसमें लोगों को डाउट रहता है, पता नहीं आपको डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें लोगों को डाउट क्या रहता है, लोग ये बोलते हैं सर जी ये ठीक है भाई, यहां से जितनी फील्ड लाइन आई, यहां से जितनी फील्ड लाइन सबकी सब इससे निकल जा रही है, जितनी फील्ड लाइन यहाँ पे आ रही है सबकी सब इससे निकल जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे फ्लक्स इसके बराबर हुआ। पर इस वाली फील्ड लाइन में क्या करें, ये तो इससे एंट्री नहीं हुई, ये तो कर्व से एंटर हुई थी, तो भाई साहब ये कर्व से एंटर हुई और कर्व से निकल गई। ये तो फील्ड लाइन थी, ये वाली फील्ड लाइन, ये कर्व से एंटर हुई, कर्व सरफेस से ही निकल गई, तो उसका तो फ्लक्स काउंट ही नहीं होगा ना। मान के देख, अगर यह सरफेस ऐसा हो तेरे पास, ये जो सरफेस है ये ऐसे मान लेते हैं, ये सरफेस कुछ ऐसा हो तेरे पास, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो अगर मान ले हमसे पूछा इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो एक फील्ड इसी सरफेस से एंटर हुई और इसी कर्व सरफेस से निकल गई, तो वो तो फ्लक्स में वैसे ही काउंट नहीं होना। तो इसका जो फ्लक्स है आपके पास वो ई नॉट इंटू में पाई आर स्क्वायर ही आएगा। अगर आप सोचेंगे तब तो आपको डाउट आएगा, पहले सोचिएगा इसके, थोड़ा जब आप रियलाइज करेंगे तो आपको कुछ कुछ डाउट आएंगे। वो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर अपने इसको देखते हैं। इसमें लोगों को अच्छे अच्छे डाउट आते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने फ्लक्स के बारे में देख लिया, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो आपको होमवर्क वगैरह जो भी चीजें गिवन है आप उसे सीरियसली कीजिए, टाइम थोड़ा क्रूशियल है और आई होप आप उसमें बढ़िया करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेक्चर की दो बातें आपके पास इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या? पहली बात तो मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए अगर आप किसी 3D क्लोज्ड सरफेस, 3D क्लोज्ड सरफेस मतलब अगर कोई 3D क्लोज्ड सरफेस होगा तो बॉडी बन जाएगी ना। जैसे मान लीजिए ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल क्या है आपके पास, ये एक सरफेस है ना, ये प्लास्टिक का एक सरफेस है, ये 3D है और ये क्लोज्ड है। तो इस सरफेस को अगर आप क्लोज कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी। तो हम जिसको हम 3D बॉडी बोलेंगे वही क्या होगा, 3D क्लोज्ड सरफेस। तो हमने ये बोला था अगर आप किसी 3D क्लोज्ड सरफेस को किस में रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। यूनिफॉर्म कांस्टेंट के बारे में बातचीत हुई थी, आई होप आपको क्लियर होगा। तो मैंने बोला था अगर किसी आप 3D क्लोज्ड बॉडी को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस बॉडी से नेट पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है, 0। इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए फील्ड लाइन इसके एक सरफेस से आई और दूसरे सरफेस से निकल गई तो हम बोलेंगे इससे नेट जो फील्ड लाइन पास हो रही है वो कितनी हो रही है दोस्त, 0 हो रही है।
ठीक। इसके बाद मैंने एक और भी चीज़ आपको बताई थी, मैंने बोला था अभी आप याद कर लीजिए, अभी हम तो समझेंगे बाद में, तो वो बाद वाला टाइम अभी आ गया, अभी हम उस चीज़ को समझेंगे। उसे मैंने आपको क्या बताया था, उसे मैंने ये बोला था कि मान लीजिए अगर किसी बॉडी के अंदर किसी सरफेस से फ्लक्स एंटर हो रहा है, मतलब फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, क्या, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है और इस वाले सरफेस से फील्ड लाइन अंदर जा रही है इस बोतल के ना, तो अगर किसी सरफेस से फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है तो उस सरफेस जो आप फ्लक्स लिखेंगे वो कैसा फ्लक्स था, नेगेटिव था या पॉजिटिव था। जब फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही थी तो कैसा था आपके पास, नेगेटिव, और जब फील्ड लाइन की सरफेस से बाहर निकलती है तो उस सरफेस का फ्लक्स हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अभी मैंने उस टाइम पे ये बोला था, अभी आप एक बार याद कर लीजिए, अभी हम उस चीज पे चर्चा करेंगे। अब देख, जो फ्लक्स हमने एक इमेजिनरी चीज थी ना, हमें पता है सिर्फ फील्ड लाइन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई ऐसी कोई लाइन ही नहीं है जो निकले। हम बोलते हैं वैसे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, पर ये तो कंप्लीटली इमेजिनरी कंसेप्ट है ना, ऐसा तो कभी नहीं होता है भाई साहब कोई फील्ड लाइंस निकलती है, वो तो हमने खुद ने बनाया ताकि हम चीजों को थोड़ा सा आसानी से समझ सके। तो यानी हमने फ्लक्स की इतनी चर्चा क्यों की, हमने फ्लक्स की इतनी चर्चा इसलिए की बिकॉज हमें ये पढ़ना था साहब, ये क्या है, ये है गॉस लॉ, और ये इस चैप्टर की जान है। मतलब इस चैप्टर में अगर आप जहां पे फंसेंगे तो आपको बेसिक जो, मान लीजिए हमें जैसे कहीं पे हम फंस गए तो हम कैसे रिजल्ट निकालेंगे, तो बेसिक पे बोलते हैं ना, जब भी आप फंसे तो आप बेसिक पे जाइए। तो साहब बेसिक कहां पे है, गॉस लॉ में बेसिक है। गॉस लॉ बहुत ही शानदार चीज है, जिस बंदे मतलब उस बंदे ने जब बनाया होगा तो बहुत सोच के बनाया होगा। अभी तो मैं एक्सप्रेशन लिख दूंगा, आपको लगेगा ठीक है बस एक्सप्रेशन है हो गया, पर भाई साहब अगर आप इस चीज को फील करेंगे ना तो आपको चमकेगा कि सर जी उस बंदे ने बहुत सोचा होगा तब जाके गॉस लॉ बना होगा। लॉ है मतलब एक्सपेरिमेंटल है, उसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाले और इसके हिसाब से कुछ कुछ चीजें बनाई। तो मैं आपको गॉस लॉ समझाता हूं, पर आप अगले 10-15 मिनट तक जब तक इसकी थ्योरी चल रही है आप बहुत ही तसल्ली से सुनिएगा इस बात को। अगर आपने इसमें कहीं भी लैगिंग कर दी तो आप फंस जाएंगे। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देख इसका मैं स्टेटमेंट देख लेना एक बार, स्टार्टिंग में स्टेटमेंट देख रहे हैं, अभी हमें नहीं समझ में आया क्या है, पर एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड इमेजिनरी 3D सरफेस, क्लोज्ड इमेजिनरी 3D सरफेस, इसका नाम है गॉसियन सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सेम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। पहले ये अजीब लग रहा है ना स्टेटमेंट, आपको बड़ा लग रहा है, पर थोड़ी देर में आपको लगेगा भाई हलवा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ अजीब नहीं है। अब सुन, मैं तो समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझो भाई गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, कोई भी 3D क्लोज सरफेस अगर आपके पास में होगा, कोई भी 3D होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर कोई 3D क्लोज सरफेस आपके पास होगा तो उसका नया नाम है, मॉडर्न नाम है फिजिक्स में, उसको क्या बोलते हैं आप, गॉसियन सरफेस। या फिर आप इसे अपनी सिंपल भाषा में समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, सर ये कोई 3D क्लोज्ड बॉडी है, क्या है आपके पास, 3D क्लोज्ड बॉडी। क्लियर, गॉसियन सरफेस समझ में आ गया तुझे क्या होता है, 3D क्लोज सरफेस या फिर 3D क्लोज्ड बॉडी हो गया, क्योंकि सरफेस से तो बॉडी बनेगी, अभी हमने देखा ना। इसका मान ले, मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, मुझे बताना गॉसियन सरफेस है कि नहीं। सर्कल बता, सर्कल गॉसियन सरफेस है कि नहीं, सर्कल गॉसियन सरफेस है कि नहीं, नहीं है सर्कल गॉसियन सरफेस। क्यों, क्योंकि सर जी पहली बात तो 3D नहीं है, क्लियर, और अब वो 3D नहीं है तो बातें खत्म होगी, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं है। अगर तू बात करेगा स्फीयर की तो बता भाई स्फीयर गॉसियन सरफेस है या नहीं है या नहीं है। क्यों, क्योंकि 3D भी है और पूरा क्लोज्ड भी है। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल पूरी पैक है ना भाई साहब, पूरी क्लोज्ड है आपके पास और 3D भी है, तो स्फीयर आपके पास गॉसियन सरफेस है। और देखते हैं आजा, क्यूब बता, क्यूब तेरे पास गॉसियन सरफेस है या नहीं, पूरा डब्बा है, पूरा बंद है और 3 डायमेंशन भी है आपके पास में, तो हाँ ये गॉसियन सरफेस है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात सर जी ये है। अच्छा अगर मैं बोलूं क्यूबॉइड तो पक्का है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। उसमें स्क्वायर है क्या तेरे पास, स्क्वायर गॉसियन सरफेस है या नहीं है, स्क्वायर गॉसियन सरफेस नहीं है। क्या रीजन है इस बात का, सर जी पहली बात तो स्क्वायर 3D नहीं है आपके पास, 3D नहीं है तो बातें खत्म होगी। अच्छा अगर मैं बोलूं ये सिलेंड्रिकल है, उसका ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन क्या है इसका, खुला हुआ, ढक्कन खुला हुआ, या फिर अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इसे बोल सकते हैं ओपन सिलेंडर। क्या बोल सकते हैं, ओपन सिलेंडर। अच्छा ये ओपन सिलेंडर बता रहे गॉसियन सरफेस है कि नहीं है कि नहीं है सर जी। क्यों, 3D तो है पर पूरा क्लोज नहीं है, ऊपर से ढक्कन खुला तो क्लोज कैसे हुआ ये। तो अगर ओपन सिलेंडर है तो गॉसियन सरफेस नहीं है। और अगर मैं बात करूं भाई साहब एक क्लोज्ड सिलेंडर है आपके पास, दिस इज क्लोज्ड सिलेंडर, तो ये गॉसियन सरफेस है या नहीं है, ये गॉसियन सरफेस है।
तब लिख लेना हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे भाई क्या ये टिक मार्क किस चीज़ के हैं कि कौन सी चीज़ गॉसियन सरफेस है या नहीं। यू ना सर मैंने नोट्स में टिक मार्क कर लिया, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ पे क्यों सर्कल अच्छा नहीं है, स्फीयर अच्छा है, भाई क्या चल रहा है, ये गॉसियन सरफेस है, ये लिख लेना साइड में। समझ रही है इतनी बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है सर जी, गॉसियन सरफेस समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस था इसका नाम गॉसियन सरफेस लिखा हुआ था। अब मुझे गॉसियन सरफेस अजीब लगता नहीं है, गॉसियन सरफेस अब अपना दोस्त बन गया, हमें गॉसियन सरफेस समझ में आ गया। ठीक है, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमने लिख रखा है, उसका जो एक्सप्रेशन है, इस पूरी भाषा का जो 3 लाइनों में जो भाषा लिख रखी है, इसको गणित में अगर 1 लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है वो मैं तेरे को दिखा रहा हूं। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये दिखने में अभी तुझे अजीब लग रहा है, तू विश्वास मान पर ये तेरा इतना पक्का दोस्त बन जाएगा, बिकॉज हम इतनी बार से मतलब इतनी बार यूज करेंगे तो बोले सर जी वाह ये तो अपना खास दोस्त है। तो अगर तू यहाँ पे देखेगा ये क्या है, इस चीज को समझना, तो ये क्या बोल रहा है यार, ये पहले बात सर जी मैं इसे को नहीं जानता, ये सांप के ऊपर गोला इसको मैं जानता नहीं हूँ, ये सांप समझ में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन का साइन है। तो इसमें गोला लगा हुआ है, ये आपने देखा है कि नहीं देखा तो आपको अजीब लग सकता है। सर ये सबसे पहले तो ये सांप और गोला क्या है इसके ऊपर सुनो, यहाँ पे ये जो टर्म है इसे बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। घबराना नाम बड़ा है फालतू चीज, मैं समझाता हूँ तुझे क्या, एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद में बात करते हैं। ई क्या है आपके पास में, ई बता रहा है EFI को, ई किसको बता रहा है आपको, EFI को। DS क्या बता रहा है आपको, एरिया एलिमेंट, ये वाली टर्म आपके पास में एरिया एलिमेंट है और ये आपके पास EFI है। आगे की चर्चा बाद में करते हैं। अब मेरी बात सुन, ये जो टर्म है E.ds, ये जो टर्म है E.ds, ये क्या बन गया आपके पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। सर इसको मैं नहीं जानता, ये मेरे को नहीं पता, मुझे सिर्फ ये गोला गोला पता है, इस सांप पे गोला लगता है उसको बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल, पर ये इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल बना के ये जो लिखा है मुझे चमक रहा नहीं है। तो अब आजा मैं तुझे समझाता हूं, मेरी बात सुन, ये ऐसे बोल रहा है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये बोतल है, इस बोतल को मैं गॉसियन सरफेस बोल रहा हूं, तो मैं कोई पाप कर रहा हूं क्या, मैं बोल सकता हूं क्या इसको गॉसियन सरफेस, बोल सकता हूं क्या भाई बताना, हाँ बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं सर जी, 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए और ये बोतल 3D क्लोज सरफेस है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब ये सर जी ये है क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और ये E.ds है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। इसका मतलब क्या है, आपको जो गॉसियन सरफेस है, सही ढंग से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, जो गॉसियन सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे जाइए, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाइए, यहां भी जाइए, ये गॉसियन सरफेस है, यहां भी गया, 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 हर एक पॉइंट पे गया, ऊपर नीचे सब घूम फिर के आया मैं आराम से मस्त। हर एक पॉइंट पे जाके किसकी वैल्यू निकालिए, E.ds की वैल्यू निकालिए, मतलब यहाँ पे E.ds की वैल्यू निकालिए, मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले कुछ ऐसा होगा, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ होगा, मुझे नहीं पता, मे भी कुछ यहाँ पे होगा। एरिया एलिमेंट पता है, एरिया एलिमेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो आप हर एक पॉइंट पे जाएंगे, इस बोतल के हर एक पॉइंट पे जाएंगे, वहां पे EDS यहाँ पे निकालेंगे उसकी वैल्यू, मतलब E मल्टीप्लाई DS करना है पर डायरेक्ट नहीं करना, बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो हर एक पॉइंट पर जाएंगे, वहां पूछेंगे E कहां पे है तो डायरेक्शन पता लगेगी, फिर पूछेंगे DS किस तरफ है वो पता लगेगा, दोनों में एंगल पता लगेगा, तो आप इसकी पूरी की वैल्यू निकालिए, किसकी E.ds की वैल्यू हर एक पॉइंट पर निकाल ली, फिर उन सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अगर आप उन सभी को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन गया आपके पास, मेरी बात समझना, ये जो E.ds था ना, E.ds ये तो बन गया इस छोटे से पॉइंट से पास होने वाला फ्लक्स। आपने DS एरिया पकड़ा है ना, ये सोच के देखिए वाला E.ds फ्लक्स हम कब लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds फ्लक्स कब लिखते थे, जब E क्या होता था नॉन यूनिफॉर्म, तो मैं क्या बोलूंगा, हर एक पॉइंट पे जाके मैं E.ds निकालूंगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जाके E.ds निकालूंगा, फिर उन सभी को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो आप सोच के देखिए, E.ds इस वाले पॉइंट से फ्लक्स, दूसरे वाले से भी निकाला, तीसरे से निकाला, सबसे निकाला, फिर सबको जोड़ दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इस बोतल से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। अब तो मुझे बता सकता है कि ये चीज क्या है, ये चीज है भाई साहब E.ds इज फ्लक्स पासिंग थ्रू किससे, अभी बोतल से बात कर रहे थे पर बोतल तो नहीं है ना, स्टैंडर्डाइज बात करनी, अच्छे नोट्स चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। मेरी बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब ये वाली जो टर्म है वो क्या बता रही है आपको, दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, अभी रुकिए। तो ये वाली जो टर्म आ गई, ये आ गया आपके पास फ्लक्स
पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। क्लियर? और अब मैं तुझे बताऊं अपनी भाषा में लिख दूं, तू मान ले बंगाल से बिलोंग करता है, बंगाली में लिख, तू कोई और रीजन से बिलोंग करता है, मान ले मतलब साउथ से करता है, अपनी भाषा में लिखना है। हिंदी इंग्लिश में मतलब तो मैं लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं लिखना, आपको अपनी भाषा में लिखना है। क्या लिखना है? ये क्या है आपको, ये किसके लिए क्या करना है आपको, जो ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाना है, वहां पे ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालनी है और उन सबको जोड़ना है, और उन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो किसके बराबर है, नीचे अपनी भाषा में लिखेगा। क्या लिखेगा अपनी भाषा में? ये क्या है, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जाके फ्लक्स को निकालना है और उन सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये स्ट्रेट टर्म समझ में आ गया आपको, ये मुझे पूरा चमक गया, ये क्या होता है ये भी चमक गया, और ये वाली टर्म भी चमक गया। अब इसके थोड़ा सा और अंदर चलेंगे अपने, उस पर थोड़ा चर्चा। इसमें से अभी इतना पोर्शन आप छाप लीजिएगा ना, यहाँ तक कि ये सब डेफिनेशन और ये वाला पोर्शन आप छाप लीजिएगा। मैं एक बार इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ, हमें थोड़ा आगे समझने के लिए जगह चाहिए ना, तो आप रोक के इतना पोर्शन ये ऊपर वाला और ये छाप लीजिए, इस पर थोड़ा और कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, हमें कुछ चीजें समझ में आ गई। ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है इसका नाम। ये ई डॉट डी एस क्या बता रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस ना। इंग्लिश में थोड़ी स्पेलिंग मेरी गलत लिखता हूँ ना, तो आप सीरियसली मत लेना ना उस चीज को। गॉसियन सरफेस आप देख लेना, मतलब स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर लिख लेता हूँ मैं। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यार ये बात करते हैं, ये क्यू इनसाइड क्या है, इसके अंदर ये दो टर्म्स होगी 1 2। अब इस पे चलते हैं, क्यू इनसाइड क्या है। क्यू इनसाइड आपके पास है, क्यू इनसाइड क्या है सुनना अभी, जैसे चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये क्या है आपके पास, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इतनी बात सही है? ठीक। अब मैं तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, देख क्या कहानी बता रहा है ये। इसका मतलब ये है कि मान ले तुझे यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज है, ऐसे तेरे पास कोई एक क्यू चार्ज पड़ा है, और अगर तुझसे बोले कि भाई इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो मैंने बोला कि भाई कौन से मतलब फ्लक्स चाहिए, तो आपको कोई तो मतलब बाउंड्री मतलब बॉडी सरफेस कुछ तो देना पड़ेगा। तो मुझे बोला कि यहाँ पे एक ये ऐसे आपके पास में एक S1 क्लोज सरफेस है, S1 क्लोज सरफेस है, कि 2D है कि 3D है, ये जो सरफेस है ये 2D है कि 3D है, तू बता। ये बोर्ड में नहीं है, ये 3 डायमेंशन है, पूरा पैक है, पूरा क्लोज्ड है। तो क्या बोल रहा है, S1 इज दिस इज 3D क्लोज्ड सरफेस। या फिर आप इंग्लिश ज्यादा मानना चाहते हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं भाई साहब, जहां स्टाइल मारने के लिए आप बोल सकते हैं दैट इज S1 इज ए गॉसियन सरफेस, तो अपने आप बंदा समझ जाएगा गॉसियन सरफेस है मतलब 3D क्लोज सरफेस है। अब मुझसे बोला गया भाई साहब इस S1 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। क्या पूछा गया, इस S1 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो सोच, इससे पहले जितनी जानकारी थी, मान लेते हैं हमें गॉस लॉ नहीं पता, इससे पहले जो जानकारी थी उसके हिसाब से क्या करना पड़ता, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता। पहली बात तो सरफेस की रेडियस एरिया वेरिया कुछ नहीं गिवन आपको। मान ले अगर हमें ऐसा बोल देता कि भाई आप बिना गॉस लॉ निकाल के बताइए कि इस गॉसियन सरफेस से या फिर 3D क्रॉस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो दोस्तों निकाल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, बिकॉज हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, एरिया एलिमेंट पता होना चाहिए, दोनों का एंगल पता होना चाहिए, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्राण निकल जाएंगे भाई साहब, सवाल सोल्व नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सोच के देख भाई साहब कि अगर गॉस लॉ भाई से इस भाई ने नहीं दिया होता ये सब लॉ, वो तो तोते उड़ जाते हैं हमारे, हम नहीं निकाल सकते भाई। यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उसने। यहाँ पे एरिया एलिमेंट कैसा होगा, कैसे 3D क्रॉस सरफेस है पता ही नहीं ना, ऐसे करके कुछ कैसा होगा पता ही नहीं लग रहा कुछ, और ई और डी में एंगल कितना हो, फिर इंटीग्रेट करना, तो भाई बहुत दुखदायी था। पर जैसे ये भगवान महाराज आए आपके पास, गॉस लॉ आए, गॉस लॉ ने आते ही आपको बढ़िया एक लॉ दे दिया जिससे आप फटाफट कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, इसके लिए गॉस लॉ लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ लगाने के सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस होना चाहिए। हाँ, ये गॉसियन सरफेस है, और मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ई डॉट डी एस, तो किसके बराबर आएगा, ये ई डॉट डी एस टर्म क्या बता रहा है, ये वही बता रहा है कि इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्या फ्लक्स थ्रू S1, और ये S1 क्या है, S1 गॉसियन सरफेस है, ये किसके बराबर आता है आपके पास, दिस इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है आपके पास, Q चार्ज है, किसके बराबर आएगा, ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब काम खत्म हो गया, फ्लक्स आ गया भाई साहब। इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
अगर कोई बोले नहीं भाई साहब एक S1 की वजह S2 एरिया है, वो भी ऐसा कुछ है, वो कोई अलग ही शेप का है, पर वो भी इसको ऐसे कवर कर रहा है, तो उससे फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए आप कोई भी सरफेस बनाइए, ऐसे कोई भी इमेजिनरी सरफेस बनाइए और जिसके अंदर ये चार्ज Q हो, तो उन सब से फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डाल, अब ये सोच के देख सर, अगर हम सरफेस बदलते रहेंगे तो हर एक पॉइंट पे E भी बदल जाएगा, ये ds भी बदल जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, जैसे मान ले एक ये सरफेस है, इसके वाले पॉइंट पे ये अलग होगा, यहाँ पे कोई अजीबोगरीब सरफेस बनाएगा, दूसरा सरफेस जो भी 3D क्लोज्ड होगा उसके पॉइंट पे E अलग होगा, एंगल अलग अलग आएंगे, पर फ्लक्स तो सेम आ रहा है। सर ऐसे ऐसे कैसे सेम आ रहा है, यही तो बढ़िया चीज उसने ढूंढ के दी। आप इसको थोड़ा सोचिएगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको प्रोसीड करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिक आइडिया मिल गया, वापस सुन ले। सबसे पहले तो गॉस लॉ किसके लिए लगाना है, 3D क्लोज्ड बॉडी या फिर गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस चमकना चाहिए, कौन कौन से गॉसियन सरफेस है हमने यहाँ पे लिखे थे, वो अच्छे चमकना चाहिए। फिर क्या बोलता है गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज क्रॉस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्रॉस, ये जो है आपके पास में सांप के ऊपर गोला, ये क्या बताता है आपको, दिस इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। E क्या है आपके पास में, सॉरी E डॉट ds क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन हो गया तो हर एक पॉइंट पे फ्लक्स निकालना फिर जोड़ना, और किसके बराबर आ रहा है, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q इनसाइड क्या बताता है आपको, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं ना, पहले ऊपर ऊपर खेल रहे थे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब से जब भी जो लेक्चर्स वगैरह आएंगे आपको बहुत सीरियसली देखने पड़ेंगे और बहुत ही मतलब प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाना, प्रॉपर प्रैक्टिस करना, तो उसके बिना वैसा आप नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फंस जाएंगे आप। तो आप इस स्लाइड को छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और गॉस लॉ को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी करते हैं। तो हमने जो गॉस लॉ पढ़ा था उसको थोड़ा और समझते हैं। उसका जो एक्सप्रेशन है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या एक्सप्रेशन था आपके पास, E ऊपर तीर लगाना है ना, डॉट ds, तो ये फ्लक्स बन गया इज इक्वल टू क्या, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चमक गया, ये क्या होता है पता होना चाहिए, इस पूरे को क्या बोलेंगे ये भी पता होना चाहिए, ये Q इनसाइड क्या होता है पता होना चाहिए। इतनी बात मैं बता चुका हूँ आपको ना। अब थोड़ा सा एक चीज करके दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ऐसे मानते हैं एक चार्ज है आपके पास में, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ -3Q चार्ज है आपके पास, बहुत बढ़िया। और ये ऐसे चार्जेस रखे गए थे, मैंने कुछ इमेजिनरी सरफेस बनाया आपके पास, एक तो ये वाला सरफेस बनाया ऐसे, इस सरफेस का नाम है S1। मैं ये S1 कैसा सरफेस है, ये 2D है क्या ये, नहीं ये कैसा है 3D, और क्या है आपके पास गॉसियन सरफेस है। एक S1 ये है आपके पास, ठीक है, एक यहाँ पे आपने बनाया, इसका नाम कितना है आपके पास, कुछ S2 है। फील्ड लाइंस कैसी जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होगी फील्ड लाइंस आपके पास, ऐसे फील्ड लाइंस जा रही होगी, कुछ ऐसे करके कुछ फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे बाहर निकल रही होगी। पूरा फील्ड लाइन नहीं बना रहे, पूरा बोर्ड भर जाता है फील्ड लाइन बनाने में ना, यहाँ पे ऐसे कुछ फील्ड लाइन जैसे आती होगी। वैसे चलो अब आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। इससे मान ले n फील्ड लाइन इससे निकलेगी क्या, टर्मिनेट होगी इस पे, पहले तो ये बता। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है तो यहाँ से ऐसे निकल रही है, बना दिया निकलते हुए। अच्छा, इससे अगर मान ले n फील्ड लाइन निकल रही है तो इस पे कितनी टर्मिनेट होगी, n टर्मिनेट होगी या फिर 3n टर्मिनेट होगी, कितनी होगी यहाँ पे, इससे n निकलेगी, यहाँ पे 3n टर्मिनेट होगी। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड q है, जिसका कितना है, इसका 3 टाइम्स है। इतनी बात समझ में आ रही है। और हमें पता है कि भाई साहब की जो आपके पास है फील्ड लाइन, इसका जो काउंट होता है भाई कितनी फील्ड लाइन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास, चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अब काम क्या करने आए थे यहाँ पे, काम ये करने आए थे भाई साहब, दो सरफेस देखिए, एक S1 आ गया तेरे पास, एक गॉसियन सरफेस ऐसे बनाया था, एक गॉसियन सरफेस S2 आ गया और एक गॉसियन सरफेस S3 आ गया। बहुत बढ़िया। मुझसे पूछा गया बताओ फ्लक्स थ्रू S1, किससे, फ्लक्स S1 से। फिर पूछा बताओ फ्लक्स थ्रू S2, और फिर बताओ फ्लक्स थ्रू S3। और ये सवाल तेरे हवाले है, और मेरे हिसाब से तू सिंपली इसको कर सकता है। फ्लक्स थ्रू कभी भी किसी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो किसके बराबर आता है, वो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या है तेरे पास, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो अगर तू S1 से फ्लक्स निकालने जाएगा तो इस S1 गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा तेरे पास, दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ रहा है इतना, ठीक। अब चलते हैं S2 पे। S2 पे यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, किसके बराबर आएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पर भाई साहब अब की बात, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या पुट करना है, विद साइन पुट करना है। तो फ्लक्स कितना आ गया, -3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात तो सीख ली भाई, खतरा देख ले भाई, यहाँ पे चार्ज क्या पुट करना है, चार्ज विद साइन पुट करना है, चार्ज विद साइन पुट
करना, किसके अंदर पुट करना है, विद साइन गॉसियन। जब आप गॉस लॉ लगाए तो यहाँ पे जो क्यू इनसाइड है वो क्यू इनसाइड क्या होना चाहिए, विद साइन। अगर तू बात करे S3 तो S3 के पास जो आप पूछ भाई साहब कोई चार्ज है क्या अंदर, वो बोले अपने पास कोई चार्ज नहीं, अपने फ्री है, तो इसके पास फ्लक्स कितना आया, 0। ठीक है, समझ गया, सिंपल सा सवाल था, फटाफट हमने इसको रगड़ दिया इस सवाल को। अब रगड़ने का सिर्फ मतलब नहीं था ऐसे ना सवाल सोल्व करना था, हमने कुछ लिंक करना चाहता हूँ ना मैं इस चीज से। इससे पहले अगर आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ ज्ञान दिया था किसके बारे में, कि भाई साहब कब फ्लक्स पॉजिटिव लिखना है, कब फ्लक्स नेगेटिव लिखना है। मैंने बोला अगर किसी सरफेस से, अगर किसी जो भी सरफेस है उससे फ्लक्स अगर अंदर एंटर हो रहा होगा तो फ्लक्स कैसा था, नेगेटिव। अगर किसी सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, किसी बॉडी के लिए बात हो रही है ना, बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स कैसा था, पॉजिटिव। अंदर आ रही है फील्ड लाइंस तो नेगेटिव फ्लक्स, और अगर फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव। ऐसा क्यों, बिकॉज मुझे पता था कि जब आप इस सरफेस के लिए लिखने जाएंगे S1 के लिए, क्योंकि मुझे पता था मुझे आगे गॉस लॉ पढ़ाना है, तो उस टाइम पे गॉस लॉ नहीं कवर था, तो मुझे पता जब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। नहीं, फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो कौन से चार्ज की वजह से आया होगा, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया होगा। इस वजह से फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि उस टाइम पे आपको चार्ज वार्ज नहीं पता था, आप सिर्फ फील्ड लाइन से गिना करते थे, तो मुझे पता था फील्ड लाइन बाहर निकलेगी तो पक्का कोई अंदर चार्ज होगा पॉजिटिव, तो फ्लक्स कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव। तो इस वजह से मैंने बोला जब फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी तो पॉजिटिव लिखेंगे, और जब आपके पास फील्ड लाइन देख नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन कहाँ आ रही है, तेरे पास अंदर की तरफ आ रही है, और फील्ड लाइन अगर तेरे पास अंदर की तरफ आ रही है और तो कौन से चार्ज की वजह से आई होगी, पक्का अंदर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए मैंने पहले बोला था तुझे, क्योंकि पहले चार्ज की बात नहीं हुआ करती थी, सिर्फ फील्ड लाइन की बात हुआ करती थी, तो मैंने तुझे बोला था कि जब किसी गॉसियन सरफेस के अंदर फील्ड लाइन एंटर हो रही हो तो उसका फ्लक्स कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा, और अगर मान ले तेरे पास कभी किसी गॉसियन सरफेस से फील्ड लाइन बाहर निकल रही हो तो फ्लक्स कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। और तुझे अगर याद होगा तो मैंने बॉडी के बारे में ये भी बताया था, अगर जितनी फील्ड लाइन उसमें एंटर हुई उतनी बाहर निकल जाती है। जैसा कि हमने बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि अगर आप किसी भी 3D क्रॉस्ड बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फ्लक्स 0 आता है। तो हमें उस टाइम पे ये डाउट आ सकता है सर कि कब फ्लक्स आएगा। देख यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, कोई फील्ड लाइन अंदर नहीं आ रही। इस S1 से अगर तू बात करेगा ना, यहाँ पे देख इस S1 से सिर्फ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, हमने लिखा S1 से सिर्फ फील्ड लाइन, S1 से फील्ड लाइंस सिर्फ बाहर निकल रही है, सिर्फ। क्लियर है ये बात। और S2 में क्या हो रहा है, सिर्फ S2 में सिर्फ फील्ड लाइन, S2 में सिर्फ फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, एंटर हो रही है। तो ऐसा होता है देख कि उससे पहले हमें लगता था कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सिर्फ फील्ड निकल रही होगी, हमें हमेशा ऐसा लगता था जितनी फील्ड आएगी सबके सब बाहर निकलेगी, पर नहीं है। इसमें देख, इसमें सिर्फ फील्ड बाहर निकल रही है, उसमें सिर्फ एंटर हो रही है। S3 से पूछ तो S3 का क्या दुख आएगा, S3 बोलेगा सर जी फील्ड एंटर तो हुई, ये सब फील्ड एंटर हुई, यहाँ मान ली फील्ड लाइंस थी ये सब एंटर हुई इसके अंदर, पर एंटर हुई तो यहाँ से बाहर भी निकल गई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपके पास में फील्ड लाइन एंटर हुई और बाहर भी निकल गई तो उसका फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0। और यही बात गॉस लॉ भी बोल रहा है, इसके अंदर क्यू इनसाइड 0 है तो 0। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो किसी 3D क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स तभी आएगा, सरफेस की बात नहीं कर रहा। देख, एक तो इससे पहले जो हम करते थे सिर्फ E इंटू में एरिया, वो सरफेस का था। यहाँ पे अगर आप क्लोज इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, आप किसी गॉसियन बॉडी से या फिर कोई गॉसियन सरफेस से, 3D क्लोज सरफेस से अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे तो उससे फ्लक्स दोस्त तभी आएगा जब तेरे पास क्या होगा, उसके अंदर चार्ज होगा। अगर उसके अंदर चार्ज नहीं होगा तो जितनी फील्ड लाइन आएगी सबकी सब बाहर निकल जाएगी। क्लियर। अब आजा, अब थोड़े से और इसको सही से समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम से थोड़ी हेल्प मिली हमें, तो इसको हम इस पर यूज करते हैं। ई क्या है, ई यहाँ पे जो ई टर्म है वो ई टर्म क्या है, ई टर्म क्या बता रहा है, EFI को बता रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप E डॉट ds निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पहले E डॉट ds निकालेंगे, तो इस वाले पॉइंट का E डॉट ds निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो E क्या बता रहा है आपको, E बता रहा है EFI। EFI मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन से चार्ज की वजह से,
अगर मैं यहाँ पे E डॉट डी एस निकालने जाऊंगा, जैसे मुझे मास्टर ने बोला था भाई एक गॉसियन सरफेस है, इस पे हर एक पॉइंट पे E डॉट डी एस निकालना है, तो अगर मैं इस S1 के इस वाले पॉइंट पे अगर मैं E डॉट डी एस निकालने जाऊंगा, E डॉट डी एस निकालूंगा, तो ये जो E है, सुनना सही ढंग से मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, ये जो E है क्या वो सिर्फ इसी चार्ज की वजह से है या फिर इन दोनों की वजह से है? इसका मतलब ये है कि सर जी यहाँ पे ये जो E वाला टर्म आता है वो EFI तो है, पर किसकी वजह से EFI है? जितने चार्जेस प्रेजेंट है सबकी वजह से या फिर जो चार्ज अंदर है उसकी वजह से? ये बात सही ढंग से सुनना, यहाँ पे जो E आता है दैट E इज नेट EFI ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। मतलब आप बाहर भी कोई भी जितने भी चार्ज हैं, आसपास जितने भी चार्ज है, सबकी वजह से नेट EFI है वो ऐसा नहीं सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से, किसकी वजह से? सबकी वजह से। सब E सही ढंग से सुनना, इसका सवाल आया था, थ्योरेटिकल सवाल आ जाता है सीधा, मतलब कोई कैलकुलेशन सिर्फ पूछता है E किसकी वजह से है, तो बहुत अच्छे से आपको चमकना चाहिए। E क्या है? E वेक्टर इज नेट EFI ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड as well as outside the Gaussian surface। भाई इस पे चांद तारे लगा ले, इंपॉर्टेंट वर्ड जो मेंशन करना है कर ले, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये E किसकी वजह से है? सबकी वजह से नेट EFI है। क्लियर? यहां पे ये जो Q इनसाइड है, ये Q इनसाइड सिर्फ कौन सा लेना है? ये क्या ये भी सारे वाले लेने हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ कौन सा लेना है? Q इनसाइड इज only charge enclosed by Gaussian surface। इसका सवाल फेमस क्यों है? इसका सवाल फेमस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ये जो E है वो तो सब चार्जेस की वजह से है, पर यहाँ पे जो Q है वो सिर्फ किसकी वजह से है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। इस वजह से स्टूडेंट समझते हुए थोड़ी गलती कर बैठता है, भाई साहब ये पता होता है गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है तो ये बोलता है ये E भी उसी की वजह से है, पर ऐसा नहीं है भाई। ये दोनों बात बहुत ढंग से तू इस बात को समझ ले, इस पूरे मैटर को तू छाप ले, फिर अपने थोड़ा और आगे चलते। सवाल है हमारे पास, हमने क्या किया? चार्ज की प्रेजेंस दिखा दी, एक यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे -2Q चार्ज है, और कुछ गॉसियन सरफेस बनाए। 4 गॉसियन सरफेस है, ये S1 है, ये वाला गॉसियन सरफेस, ये आपके पास में S2 है, इस गॉसियन सरफेस का नाम S4 है, इस गॉसियन सरफेस का नाम S3 है। हमसे क्या पूछा गया? फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस कौन कौन से? S1, S2, S3, S4। सबसे आप बताइए कितना कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स थ्रू S1 कितना है, फ्लक्स थ्रू S2 कितना है, S3 कितना है और S4 कितने, सब के सब आप मुझे बताइए। सिंपल, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको 1 मिनट में रगड़ देंगे, सवाल को सॉल्व कीजिए इसको। डन। तो S1 से जो फ्लक्स आ रहा होगा वो किसके बराबर होगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। S2 से अगर तू फ्लक्स की बात करें तो S2 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखूं? -2Q लिखूं या फिर सिर्फ 2Q लिखूं? तो हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले कि जो चार्ज लिखना है वो क्या लिखना है? विद साइन लिखना है। यहाँ पे कितना है? -2Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। S3 से अगर आप बात करेंगे तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। S3 कितना बड़ा? इतना बड़ा S3, ये ना S3। S1 इतना बड़ा था, इसका सिर्फ Q था। S2 इतना बड़ा था, इसमें सिर्फ -2Q था। S3 में अगर तू देखेगा दोनों चार्ज हैं, Q भी है और -2Q भी है। तो क्या करना है भाई साहब? नेट चार्ज लिखा हुआ है वहां पे, इस बात को सही ढंग से समझना। वहां पे लिखा Q इनसाइड, वो क्या है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है तो ये Q और ये -2Q, तो नेट कितना हो जाएगा तेरे पास? Q -2Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q नेट देखेगा, Q नेट कितना है इस S3 के अंदर? Q -2Q नेट कितना हो गया? दैट इज -Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा सर जी कि जो गॉस लॉ में आपके पास में ये एक्सप्रेशन होता है E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आपके पास? नेट चार्ज। ये क्या है? नेट चार्ज। ये बात तू नोट्स में लिख लेना ऊपर, अगर तुझे दिक्कत लग रही हो नोट्स में लिख लेना चाहे कि ये क्या है? नेट चार्ज। अगर वाले बहुत सारे चार्ज होंगे तो क्या करेगा? सबको ऐड कर देगा, Q1 Q2 Q3 सबका सबमिशन कर देना, या फिर समीशन ऑफ Q लिख दे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समीशन ऑफ Q
तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, विद साइन वैल्यू पुट करना। ये चमक रहा है, ये अच्छा है ना। S4 से अगर तू बात करेगा तो S4 बोला है भाई साहब अपने पास अंदर कोई चार्ज नहीं है, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना, 0। अभी हुआ ये सवाल आपसे, तो आप बताइए अगर होता है सवाल तो आप कुछ आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें आइडिया लगता रहे हाँ भाई बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तभी हम सवाल कर रहे हैं। इस सवाल में क्या आपके पास ये क्यूब है ना, ABCDEFGH क्यूब है आपके पास। इस क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज को रखा गया है, क्यूब के सेंटर पे आपने क्यू चार्ज को रखा है। अब आपसे क्या बोला गया, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। पहला सवाल है कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ये आपको निकालना है। सेकंड आपसे पूछा गया फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ABC। ये दो सवाल आपके पास है। ठीक सवाल है, ये तो सिंपल है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। अभी डन। देखिए ऐसा नहीं करना है ना, आपको जब सवाल मिल रहा है तो आपको सिंसियरली उसको मानना है। जो सवाल आपके पास में है उसको आपको वीडियो पोस्ट के सवाल छापना है, खुद अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे ना तो आप नहीं सीख पाएंगे, मानिए। तो हमने बोला कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, तो क्यूब तो गॉसियन सरफेस है, और अगर क्यूब आपके पास गॉसियन सरफेस है तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म होगी बात। ठीक, अब आपसे पूछा गया फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ABCD। अब आपसे क्या पूछा गया, ये वाला फेस है ABCD, पूरे क्यूब से नहीं पूछा, पूरे क्यूब से तो मुझे पता है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपसे किससे पूछा गया, इस वाले फेस से जो नीचे की तरफ है, इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये हमसे पूछा गया। अब भाई मैं ना आपको एक चीज समझाता हूँ ना, मैं कुछ कंसेप्ट प्रॉब्लम के थ्रू देता हूँ तो आप सब प्रॉब्लम से ढंग से देखिएगा। अब एक चीज समझाता हूँ आपको, कंसेप्चुअल है थोड़ी सी। अगर मान लीजिए कि इस क्यूब से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, फ्लक्स ये बताता है कि भाई साहब किसी एक सरफेस से या फिर जो भी एरिया की आप बात कर रहे हैं उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो उसका मेजर ही बताता है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास होती है तो फ्लक्स ज्यादा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास होती है तो फ्लक्स कम। इसका मतलब इस क्यू से जितनी फील्ड लाइन निकल रही होगी, वैसे ढंग से सुनना मेरी बात को, इस क्यू से जितनी फील्ड लाइन निकल रही होगी सबकी सब इस क्यूब से गुजर रही होगी। कोई भी फील्ड लाइन होगी, जैसे मान लीजिए ये फील्ड लाइन है, ये इस क्यूब से निकल रही होगी। सब फील्ड लाइंस जो 3 डायमेंशन में फील्ड लाइन निकल रही होगी, एक क्यू चार्ज की फील्ड लाइन कैसी बनती है, ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा बनता है ना आपके पास। तो अगर ऐसा सेटअप आपके पास में कि एक चार्ज से आपके फील्ड लाइंस निकल रही है, तो यार इससे जितनी भी फील्ड लाइन निकली सबकी सब इस इमेजिनरी क्यूब से पास हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये बोल दिया इस क्यूब से पास होने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। कभी सवाल है पूछे फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है इससे, तो मैंने बोला इससे प्लस कितना पास हो रहा है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और सारी सारी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस क्यू चार्ज से जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं वो कितनी निकल रही होगी, उसका नंबर हुआ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर इतनी बात। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इससे हमें पूरे क्यूब से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, ये नहीं पूछा। फील्ड लाइन बोल लूं या फ्लक्स बोलूं एक ही बात है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बोलूं फ्लक्स बोलूं दोनों एक ही बात तो होती है। हमसे क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ABCD, इस ABCD फेस से कितनी पास हो रही है। तो मेरी बात को समझना है एक बार, अगर मैं इस बोलता इस क्यू से कुछ 100 लाइंस निकल रही है, इस क्यू से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, 100 निकल रही है, तो क्यू तो सेंटर पे है। अगर ये क्यू सेंटर पे है तो सबसे बराबर बराबर गुजर रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। फ्लक्स को फील कर, फ्लक्स की फीलिंग क्या है, फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये फ्लक्स है। तो अगर तुझे पता है इस क्यूब से मान ले कुछ 100 फील्ड लाइंस निकल रही होगी, और यहाँ पे क्यू चार्ज सिमेट्रिक है हर एक फेस से, तो हर एक फेस से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही होगी, दैट इज 100/6। तो अगर मान ले तेरे पास क्यूब से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, तेरे पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस फेस से दोस्त कितनी निकल रही होगी, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कोई और फेस का नाम लिखता तो उससे भी इतनी ही गुजरती, बिकॉज सबके सब फेसेस आपके पास सिमेट्रिक हैं। तो ये बात भी आप लिख लीजिए कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी फेस कर दो, एनी फेस ऑफ क्यूब will be q by 6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर इस सवाल में ऐसा ना फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेस, तब भी इसका रिजल्ट इतना ही आता।
समझ में आ रहा है? तो हर एक फेज से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, q/6 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड समझ, जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको बता रहा है, तो पूरे से कितनी निकल रही है वो हमने देख लिया, और सिमेट्रिसिटी से मैं समझ में आ गया कि एक फेज से कितनी निकल रही है तेरे पास q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो आप इस बात को छाप लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम एक और सवाल कर रहे हैं, वो भी वैसा ही है, पर हमने चार्ज की पोजीशन को बदल दिया। पहले चार्ज कहाँ पे था? आपके पास सेंटर पे था। अब आपने चार्ज को, ये जो फेस है, अपर फेस है, उसके सेंटर पे रखा है। जो अपर फेस है ABCD, इसके सेंटर पे रखा है। तो आपसे पूछा गया सवाल, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ फेस ABCD, सेंटर पे रखा है ना इसके। पहला सवाल तो ये है, फाइंड आउट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। क्लियर? सेकंड सवाल क्या है आपके पास, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ABCD। बढ़िया सवाल है ना, हल्का नहीं है सवाल, बढ़िया है। तो आप चांद तारे लगा सकते हैं यहाँ पे, और आप सवाल को सोल्व कीजिए। अटेम्प्ट कीजिए, तो टाइम लगेगा ना, मतलब इतना हलवा नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। तो आप थोड़ा टाइम लीजिए, सवाल को छाप लीजिए, फिर हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। आई होप आपने ये कर लिया होगा। इसका जो पहले आंसर बताया तुम कितना कितना आ रहा होगा, तो इसका तो आंसर आ रहा होगा आपके पास, फाइंड आउट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। तो इसका आंसर आ रहा होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्यूब बड़ा क्यूब, इसका आंसर आएगा ये वाला ना। इसका क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइएगा ना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से ये फंस सकता है ना, इसका सवाल का नंबर कुछ स्पेशल मान लेते हैं, स्पेशल एस कर देते हैं, क्वेश्चन एस ऐसे नाम रखते हैं। तो इसका आंसर है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितने लोग आ रहे हैं थोड़ा बताइएगा ना, ये वाला। फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस ABCD, ये आएगा 0। ये दोनों गलत हो जाता है ना। ये भैया बताइए कितने लोग गलत हो रहा है, फर्स्ट पार्ट कितने सही हो, थोड़ा मतलब पता लगना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया ये 0 है, तो आप बढ़िया ठीक करा आपने, बढ़िया मतलब अच्छा सोचा आपने। अगर आपने सोच लिया फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस ABCD, तो आपने बढ़िया सोचा। और अगर आपसे ये वाला, तो कुछ लोग सोच लेते हैं, मतलब ये तो सिंपल है, पर ये थोड़ा सा अच्छा है। आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैंने आपको एक ही चीज, जब आप फंस जाए ना, तो आप चीज़ों को विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करने से फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। अगर आप मैंने गणित में उलझ गए ना, लोगों को गणित इसी वजह से टफ लगता है, बिकॉज लोग गणित में उलझ जाते हैं। गणित मिनिमम करना है, गणित के बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत चाहिए होता है, उसके अलावा फिजिक्स में गणित की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप थोड़ा फील कर सकते हैं तो आपको चमक जाएगा बहुत इजीली। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। फ्लक्स को आप मैथमेटिकली मत जाओ, इसमें आप कह जाओ फील से जाओ। भाई फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ये बताता है कितनी फील्ड लाइन इससे पास हो रही है। अगर आप उस चीज को समझ सकते हैं तो बात बनेगी। देख कैसे, फिर बात को समझना। अगर मान ले तेरे पास यहाँ पे ये ऐसा हम एक डब्बा लेके आए हैं, ये क्यूब है आपके पास में, तो इस क्यूब के ये सरफेस के यहाँ पे चार्ज रखा गया, क्यूब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्यूब चार्ज रखा गया, ये पॉइंट बनाया हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पे क्यूब चार्ज रखा हुआ है। अब हो क्या रहा होगा, ये क्यूब ना ही तो इस डब्बे में है पूरा, ना ही डब्बे के बाहर है पूरा, आधा अंदर आधा बाहर है। सर ये आधा अंदर आधा बाहर कैसे चमकेगा? इस डब्बे के ऊपर ऐसा ही एक और डब्बा रख, इस डब्बे के इस क्यूब के ऊपर ऐसा ही एक और क्यूब बना ले तू। ऐसे हम ऐसे क्यूब बनाते, देख इसके ऊपर ऐसा ही एक क्यूब बना दे तू ऊपर, ऐसा एक इसका आइडेंटिकल क्यूब बना दे। अब ये इसके अंदर आ गया, अब ये चार्ज इस पूरे क्यूब के अंदर आ गया, मतलब एक नए क्यूबॉइड के अंदर आ गया, सॉरी, अब ये चार्ज नए क्यूबॉइड के अंदर आ गया। इस पूरे क्यूबॉइड से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, किससे? इस ये पूरा जो क्यूबॉइड बन रहा है इतना बड़ा, ब्लैक और ब्लू मार्क दोनों से, इससे कितना हो रहा? Q/ε0, इस पूरे क्यूबॉइड से। अब अगर आप देखेंगे तो ये इस वाले क्यूबॉइड के लिए और इस वाले क्यूबॉइड के, मतलब इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इस वाले क्यूब की पोजीशन जो ब्लू मार्कर से बना और जो ये ब्लैक मार्कर से बना, दोनों आइडेंटिकल है। तो आप सिमेट्रिसिटी से बोल सकते हैं कि इस वाले से जितनी फील्ड लाइन गुजर रही होगी उतनी ही इस चार्ज से गुजर रही होगी। तो आपके टोटल फील्ड लाइन थी Q/ε0, ऊपर से गुजरी होगी हाफ और नीचे से गुजरी होगी हाफ, तो कितना है? Q/2 एप्सिलॉन। क्लियर? आपने कैसे समझा? आपने पहले इसको कवर किया इस पूरे चार्ज को, तो कवर किया तो कितने क्यूब रिक्वायर्ड हुए? 2 क्यूब रिक्वायर्ड हुए, और इस क्यूब चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग दोनों जो क्यूब हैं वो सिमेट्रिक हैं। तो जो फील्ड लाइंस अगर आप देख रहे हैं जो बाहर निकल रही होगी, जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्यू चार्ज की फील्ड लाइन बहुत ढंग से पता होनी चाहिए। कैसे बनती है क्यू चार्ज की? वजह से 3 डायमेंशन में रेडियल डायरेक्शन, ऐसे 3D और ऐसे रेडियल,
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो 3D में रेडियल अगर निकल रहा होगा तो नीचे वाले क्यूब से ऊपर वाले क्यूब से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही होगी वो क्या जा रही होगी आपके पास, बराबर जा रही होगी। तो आप बोल सकते हैं नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी q by 2ε। इतना चमक गया आपको? अब हम चलते हैं नीचे वाले के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ABCD, और इसका जवाब है 0। अब ये कैसे, ये समझते हैं। ये मान ले कि ये जो सरफेस था ना, ये वाला जो सरफेस था वो ये पेपर है। ये जो सरफेस है ABCD वो क्या है तेरे पास, पेपर है। तो इसका नामकरण कर देते हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है B, यहाँ पे लिख देते हैं B। यहाँ पे नाम क्या है इसका C, यहाँ पे इसका नाम क्या है D, और यहाँ पे नाम क्या है A। तो ये ऐसा था, मेरे क्यूब से ये फेस उठा के मैं यहाँ पे ले आया तेरे सामने। क्लियर है? अगर सुन, अगर तो अब यहाँ पे क्यू चार्ज को रखेगा, यहाँ पे क्यू चार्ज को रखेगा, ऐसे रखा हुआ इसके सरफेस पे क्यू चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे क्यू चार्ज। इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर। इसकी फील्ड लाइंस कैसी बन रही हुई तेरे पास, ऐसी बन रही है, ऐसे से बन रही है। ये आपको फील्ड लाइंस चमक रही है इसकी। तो ऐसी फील्ड लाइन बाहर भी निकल रही होगी और ऐसी फील्ड लाइन तेरे पास अंदर भी आ रही होगी। यहां से भी देख, अगर ये क्यू चार्ज है तो इसके बाहर से ही फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होगी, क्योंकि 3 डायमेंशन बनती है ना क्यू की फील्ड लाइन। तो अगर तो देखेगा तो ऐसे बाहर भी निकल रही है और इधर अंदर से भी, यहाँ पे भी ये क्यू चार्ज का पॉइंट है, ये भी ऐसे निकल रही है आपके पास। तो सोच के देख, सुनना मेरी बात को, इस वाले फेस ABCD से फ्लक्स तब आता जब इसके अंदर से फील्ड लाइन गुजरती। फ्लक्स तभी आता है, मान ले ऐसे ऊपर से बारिश हो रही थी, आपने एरिया को ऐसे पकड़ रखा था, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं आता, बिकॉज कोई भी फील्ड लाइन इससे गुजर रही नहीं है। तो इस वाले फेस से फ्लक्स तब आएगा जब ABCD से फील्ड लाइन गुजर रही होगी। अब आप देखिए, ये वाली जो फील्ड लाइन थी जो इस प्लेन में है, उनसे मैंने पूछा बे तुम इस पेपर से गुजरे क्या, तो बोले नहीं, हम सिर्फ छू के पैरेलल निकल गए, हम गुजरे नहीं। गुजरना कैसे होता है, यहाँ से फील्ड लाइन इसके अंदर से आए और यहाँ से बाहर निकले, जैसे सुई मान ले सुई निकल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो इसके प्लेन में थी फील्ड लाइन वो इससे गुजरी नहीं। जो ऊपर वाली थी, ऊपर वाली वो सीधी ऊपर निकल गई, और जो नीचे वाली थी, क्योंकि आधा चार्ज इसके अंदर आधा चार्ज बाहर है ना, तो आधा चार्ज बाहर था। ऐसे समझना इसको मैं, जैसे ऐसा स्फीयर था तेरे पास, ऐसा था ये, ऐसा थोड़ा सा बड़ा माने चार्ज को, ऐसा ये फेस है तेरे पास ABCD। तो ऊपर वाली ऐसे निकल गई और नीचे वाली यहां से निकल गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वाली भी इससे नहीं गुजरी, सीधी निकल गई, नीचे सीधी नीचे यहां से चलेगी, और प्लेन वाली इसके पैरेलल जा रही है। ये प्लेन वाली इसके पैरेलल जा रही है, ऊपर वाली सीधी ऊपर से निकल गई, नीचे वाली नीचे से निकल गई। तो इसको तो किसी ने पास नहीं किया ना। और अगर इस फेस ABCD को किसी ने पास नहीं किया तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना आएगा तेरे पास, 0 आएगा। इज इट क्लियर? ये तो था भाई साहब फील। अब तुम बोलो सर जी फील नहीं चाहिए, गणित समझाओ, तो गणित से भी तुझे चमक जाएगा। कैसा फेस देख, ऐसा है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है तेरे पास। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है तेरे पास E डॉट dA। अब ये यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो E होगा वो वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो फील था, फील समझ जाए बहुत बड़ी, तो गणित तो पक्का चमकेगा। देख यहाँ पे जो E है वो ऐसा है, ऐसा ही है ना क्यू चार्ज की वजह से E, यहाँ पे भी E ऐसा है, यहाँ पे भी E ऐसा ही है। E तो यहाँ पे ऐसे ही होगा ना, इस तरफ होगा। और एरिया वेक्टर कैसा है दोस्त, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, दिखा रहे ना एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर एंगल देख रहा होगा हर एक पॉइंट पे, तो एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DA वेक्टर कितना है, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो गणित हो गया। वापिस देख ले गणित कैसे समझाया मैंने तेरे को। मैंने बोला कि यहाँ पे इस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा ही होगा ना। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो कैसा होगा, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा। तो यहाँ पे अगर तो फ्लक्स निकाल रहा है इससे, तो क्या फॉर्मूला होता है, E डॉट dA, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dA। E वेरिएबल है, बिकॉज KQ/R², R बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बदल रहा है, तो ये वाला रिजल्ट लगाना पड़ेगा, E डॉट dA वाला। तो अब तो देख यहाँ पे E ऐसा है और DA कैसा है इसके परपेंडिकुलर, DA कैसा है इसके परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पे ऐसा ही है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है दोस्त तेरे पास, E और DA में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। E इधर, DA इसके परपेंडिकुलर होता है ना एरिया के, तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास में नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आप फील करेंगे तो आपको और मजा आएगा। अगर आप मान लीजिए फील करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप मैथमेटिकली भी जा सकते हैं। क्लियर? चॉकलेट प्रॉब्लम है ना, अगर मान लीजिए आप ये सवाल सही करते तो आप चॉकलेट के हकदार हैं। मतलब बढ़िया सवाल है, सवाल कॉमन है, मतलब ये सवाल मतलब हर एक जगह आपको दिखाई देगा, पर आपकी थिंकिंग जो है ना वो बहुत सही है। आप सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। सवाल पहले बताया तुम क्या है,
ये क्यूब है, जैसे लगातार क्यूब क्यूब चल रहा था, सबसे सेंटर पे रखा था, यहाँ पे रखा था, अब की बार क्या है वर्टेक्स पे रखा है इसके, यहाँ पे ई वाले पॉइंट पे, क्लियर। तो सवाल में लिखा गया है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ई, इस वाले वर्टेक्स पे ऑफ ए क्यूब एज शोन इन द फिगर, डायग्राम में दिखाया है क्यू चार्ज को रखा है। सबसे पहले क्या पूछा गया, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो हमें लिखना है। फाइंड आउट नेट लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, फाइंड आउट नेट फ्लक्स लिख लो इसको, फाइंड आउट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, पहला सवाल तो ये है, क्लियर। दूसरा सवाल क्या है, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, हर सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू बतानी है मुझे, ए बी सी डी से बताना है, मतलब आपके पास कितने फेस है, यहाँ पे 6 फेस है, 6 के 6 फेसेस से आपको मुझे ये बताना है कि भाई ये जो आपके ईच फेस कर लें, क्या ईच फेस अच्छा लगेगा, फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी ये आप मुझे बताइए। बढ़िया सवाल है, आपसे सवाल होना चाहिए, अगर आप क्लास में होते तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इस सवाल के लिए, पर अभी आप अनडाउटेडली नहीं है, तो अगर आप इस सवाल कर लेते हैं तो शाबाशी मिलेगी ना आपको, आप फ्री पकड़ की शाबाशी, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। हम भी करें, मैं पहले आंसर शेयर करता हूँ मेरे साथ, पहले आंसर शेयर करता हूँ, और सॉल्यूशन मेरे साथ अगर थोड़ा देर आपको थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, तो आप एक दिन पूरा फेस में थोड़ा टाइम दीजिए, डिवोट कीजिए। सॉल्यूशन पहले बता, मतलब आंसर बताया था, सॉरी आपको आंसर बताया था, इसका तो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी क्यू बाय 8 एप्सिलॉन, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन आएगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच, मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब कितना है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। अगर आप बात करेंगे फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, तो मैं ये जो 3 सरफेस है जो चार्ज से अटैच है, कौन कौन से आपके पास चार्ज से अटैच कौन कौन सरफेस है, एक ऊपर वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो फ्लक्स कितना आएगा आपके पास, ई एफ जी एच फेस की बात कर रहा हूं, ई एफ जी एच। और अगर आप बात करेंगे फ्लक्स थ्रू सी डी ई एफ, और अगर आप बात करेंगे फ्लक्स थ्रू ए डी ई एच, इन तीनों फेसेस से जो फ्लक्स आएगा वो तो आएगा दोस्त 0। कौन कौन से ये बात कर रही है, जिससे चार्ज जुड़ा हुआ है, किसके जुड़ा हुआ चार्ज, एक इससे और एक ऊपर वाले से, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग थे आपके पास, रिमेनिंग 3, उनसे जो आपके पास फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी आपके पास, दिस विल बी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आप थोड़ा मैं टाइम देता हूँ आपको, मेरे आंसर आपके साथ में शेयर कर दिए, आप टाइम लीजिए एक बार, इस आप ढंग से आपको सही करना ही है, आप सोचिए, मैंने आंसर बता दिए, फिर गलती करें, फिर आंसर देखिए, फिर थोड़ा सोचिए, तो टाइम दीजिए, तो आपकी थिंकिंग थोड़ी डेवलप होगी। तो हम इसका जो सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इतने टाइम तक ये सवाल आपके हिस्से में है, मेरे हिसाब से आप इसको रगड़ देंगे ना, बढ़िया ढंग से रगड़ के इसको साफ करना, फिर अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस सवाल को करेंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्योर कंसेप्चुअल सवाल है ना, अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो आप सवाल को खटाखट कर देंगे, मतलब बिना पेन उठाए होने वाले सवाल है। सवाल में क्या बोला गया, ये Q1 चार्ज पे ये S1 एक गॉसियन सरफेस है, S1 सुनना सर सवाल उसी ढंग से, S1 क्या आपके पास गॉसियन सरफेस, आप एक कोई बाहर से अब एक Q2 चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, इसके पास में Q2 चार्ज को पास लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पास लेके आ रहे हैं, पर अभी तक आप गॉसियन सरफेस के अंदर उस Q2 को नहीं लेके, आप बाहर से ऐसे पास लेके आते जा रहे हैं, क्लियर। अब आपको सवाल में बोला गया कि अगर आप इस Q2 चार्ज को ऐसे पास में लेके आ रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस है, 3D कोट, Q1 इसके अंदर है, अभी भी Q2 सरफेस के बाहर है, तो इन सब क्वांटिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्लक्स थ्रू S1 पे क्या फर्क पड़ेगा, E ऑन गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस में जो EFI आता है वो E पे क्या फर्क पड़ेगा, E डॉट ds पे क्या फर्क पड़ेगा, Q0 पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल है। इस सवाल की अंग्रेजी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ के छाप के आप सवाल को प्रोसीड कीजिए। आपको ये बताना है भाई ये चेंज होगा कि नहीं होगा, सिर्फ इतना बताना है कि किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, ये चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये सब आपको बताना है। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा सवाल है, आप कंसेप्ट बढ़िया स्ट्रॉन्ग करेगा। आई होप हो गया होगा सवाल। तो इसको जो इस सवाल का जो हमने इस सवाल को लिया है वो इस वजह से लिया ताकि एक कोई कंसेप्ट है आपके पास में गॉस लॉ के अंदर, हम उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकें। देखिए गॉस लॉ जो आपके पास है वो है E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर? मैंने आपको बताया था ई क्या होता है, ई क्या नेट ईएफआई, किसकी वजह से? सभी चार्जेस की वजह से, जो अंदर भी है और बाहर भी है। और यहाँ पे जो क्यू इन है वो सिर्फ वो नेट चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अगर आप मान लीजिए आप Q2 को ऐसे यहाँ पे ले आए, पहले Q2 नहीं था, अब आप Q2 को ले आए पर Q2 बाहर है, तो अब बताइए फ्लक्स थ्रू S1 बदलेगा क्या? फ्लक्स थ्रू S1, ये तो फ्लक्स थ्रू S1 है वो किस पे डिपेंड करता है? Q इनसाइड पे, और Q इनसाइड आपने चेंज किया नहीं, तो ये क्या रहेगा? दिस विल बी रिमेन सेम। क्लियर? ये वाली क्वांटिटी रिमेन सेम। बी बात करते हैं, ये क्या है? नेट ईएफआई। यहाँ पे ये जो ई था ना उसकी बात है कि इस ई पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप बताइए, पहले Q2 नहीं था, अब Q2 आ गया, तो इसके हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू बदलेगी कि सेम रहेगी? भाई साहब पहले सिर्फ Q की वजह से ईएफआई था यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, अब Q2 की वजह से भी आ गया, तो अगर आप नेट ईएफआई देखें तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट आएगा। तो ये बात क्या बोलेंगे? ई विल चेंज, दिस विल चेंज। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। फिर आपसे बात किया इसकी ई डॉट डी एस, तो ये तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है ना, ई डॉट डी एस, ये तो फ्लक्स है, तो ये क्या रहेगा आपके पास में? दिस विल रिमेन सेम। और अगर आप बात करेंगे क्यू इनसाइड की, तो क्यू इनसाइड भी आपके पास सेम है, तो ये सेम रहता है। अब यहाँ पे जादू था ना, वो जादू पता नहीं आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। इसमें मैजिक क्या था देख, जो खूबसूरत लगता है मुझे गॉस लॉ के बारे में, वो क्या? जब आप चार्ज को लेके आ रहे हैं, जब आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, जैसे आप चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे जो ईएफआई था वो बदल रहा है। इस वाले टर्म में हर एक पॉइंट पे ई क्या हो रहा है आपके पास? वह बदल रहा है। डीएस वेक्टर भी आपके पास में सेम रह रहा है। देख, अगर आपके पास में पहले Q2 नहीं था, मान ले सिर्फ Q1 था, तो E देख लिया, DS देख लिया। अब अगर तू Q2 को ले आया तो E वेक्टर क्या हो रहा है तेरे पास? बदल गया। E हर एक पॉइंट बदल गया, ये वाली चीज क्या हो रही है तेरे पास? चेंज हो रही है। अगर आप Q2 को लेके आ रहे हैं तो ये DS, तो DS क्या होता है? DS तो एरिया वेक्टर है, तो सेम का सेम रहेगा, ये सेम का सेम रह रहा है। तो भाई साहब, और ये वाली टर्म सेम रह रही है, तो यार दिमाग खराब हो गया। कैसे दिमाग खराब हो गया सर जी? ये वाली टर्म बदल रही है, ये सेम रह रही है, पर ये भी सेम रह रहा है, कैसे? अगर ये बदल तो ये बदलना चाहिए था ना। मेरी बात समझ के देख भाई, ई हर एक पॉइंट पे बदल गया, डीएस उतने का उतना ही है, एरिया तो उतना ही है ना, एरिया वेक्टर भी सेम का सेम रह रहा है आपके पास में। तो सर ई बदल गया, ये वाली चीज सेम की सेम रही, पर ये और ये वाली चीज भी सेम की सेम रही। तो यार अगर आपके पास में कोई दो क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे बदलना चाहिए था ना, पर नहीं बदला। क्या हुआ ऐसा? ढूंढ सकते हैं ये? एक्चुअली सर जी सिर्फ ई डी एस नहीं है, ये क्या आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है, सुनना मेरी बात को, ये जो ई है ये चेंज हो जाता है, और ये जो थीटा है ना, एंगल बिटवीन ई और डी एस, क्योंकि अगर हर एक पॉइंट पे ई बदल गया तो उसकी डायरेक्शन भी तो बदली होगी, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाता है आपके पास? चेंज हो जाता है। तो ये दोनों क्वांटिटीज अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम, अगर चार्ज बाहर है। तो इसको अगर आप खूबसूरत वर्डों में लिखना चाहें तो अपनी भाषा में लिखना है ना, मैं वैसे इंग्लिश में नहीं लिखवा रहा आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखना है आपको। इसको कहीं पे नोट करके बड़े ढंग से लिखिएगा इस बात को। अगर आप गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज लेके आए, अगर आप गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज लेके आए, यहाँ पे आप कोई चार्ज लेके आए, और अगर ये गॉसियन सरफेस के बाहर है और आप इसकी पोजीशन को बार बार चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा? अगर गॉसियन सरफेस के बाहर आप चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बदलते रहेंगे तो हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू बदलती रहेगी। क्लियर? तो क्या होगा कि ये पर हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू बदलती रहेगी, पर फ्लक्स बदलेगा नहीं। मतलब बाहर आप Q2 की बजाय एक Q3 और ले आओ, Q4 और ले आओ, Q5 और ले आओ, हर एक पॉइंट पे ई बदलता रहेगा, पर भाई साहब इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स तब तक नहीं बदलेगा जब तक इसके अंदर वाला चार्ज ना बदले। मतलब बाहर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से हर एक पॉइंट पे ईएफआई बदलता है, पर फ्लक्स बदलता नहीं है। ये बात आपको लिखनी है। क्या क्या बोला मास्टर कि अगर आप गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बदलेंगे तो उससे क्या बदलता रहेगा? आपके पास हर एक पॉइंट पे ई बदलता रहेगा, पर नेट फ्लक्स नहीं बदलेगा। और ये जादू कैसे हो पा रहा है? ये इस वजह से हो पा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है वो अपने आप को क्या कर लेता है? एडजस्ट कर देता है। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ई और डीएस का। नेट ई बदला तो ई और डीएस के बीच में एंगल भी बदलता जा रहा है। क्लियर? अब मैं एक और भी सवाल पूछता हूं तुझसे। अगर ये होता कि अगर सवाल में ये होता कि Q2 इसके अंदर आ गया, Q2 क्या आ गया तेरे पास? इसके अंदर आ गया, तब बता फ्लक्स थ्रू S1 बदल जाएगा? हाँ, पहले कितना था? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, अब कितना हो? Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट।
अगर ये अंदर आ जाए, अभी इस सवाल में अंदर नहीं आया तो मैं बोल रहा हूँ वैसे, अगर हमारा अंदर आ जाता है ये ई ऑन क्वेश्चन सरफेस, हाँ वो भी बदल जाएगा, ई डॉट डी एस वो भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा अगर ये चार्ज अंदर आ गया। जब तक चार्ज अंदर नहीं आया तब तक फ्लक्स नहीं बदलेगा, ये ई और डी एस अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे पर फ्लक्स को सेम रखेंगे। इसी वजह से ये गॉस लॉ हमें खूबसूरत लगता है। ठीक है, हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से हम डिफरेंट शेप्स के लिए ईएफआई निकालना सीखेंगे। वो पार्ट अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और तब तक आप ये जो एक गॉस लॉ का जो एक पार्ट था फ्लक्स निकालने वाला वो हमने खत्म कर लिया। आप इसको सही ढंग से पढ़िए और नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहिए। चैप्टर लेंथी है तो आप जो पुराना जो भी पैटर्न है आपके पास में, जो भी पुराने जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उनको प्रॉपर रिकैप करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।